हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। द टॉपिक्स व्हिच विल कवर इन दिस चैप्टर आर फर्स्ट, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सेल की डिस्कवरी में जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी किन साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट की थी? सेल थ्योरी है क्या? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल को पढ़ेंगे। सेल का साइज स्मॉल क्यों है? अगर सेल का साइज स्मॉल है तो क्या वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है? ऐसा क्यों? ये डिस्कस करेंगे। सेल का जो शेप होता है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल के पार्ट्स को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, तो हर एक ऑर्गेनल का हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर को एज वेल एज इसके फंक्शन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? यहाँ पे साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा वॉल का। जो ये वॉल है इसकी जो यूनिट है, इट इज वॉल की जो यूनिट, सिंगल यूनिट क्या है? किससे बनी हुई है वॉल? ब्रिक से। सेम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? सेल होती है। सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपकी सेल है। जैसे कि वॉल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ब्रिक है, सेम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक, उनकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। साइड में आपका फिगर दे रखा गया है ऑनियन पील का। ऑनियन पील क्या है? अगर आप ऑनियन को कट करेंगे तो अंदर की साइड से व्हाइट कलर की आपको लेयर दिखती होगी, ट्रांसपेरेंसी। ये आपकी व्हाइट कलर की लेयर दिखती होगी। तो जब आप उस लेयर को, ऑनियन पील को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इस तरह से स्मॉल स्मॉल सेल्स दिखेंगी। ये आपकी सेल्स हैं। और जो इसके अंदर डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये आपके। सब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको दिखेगा। सी यहाँ पे लगभग आपको सभी सेल इक्वल शेप एंड साइज की दिख रही होंगी। शेप भी लगभग सेम होगा और साइज भी इक्वल सेम होगा। तो अगर आपका अनियन बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सेल्स आपकी बड़ी होंगी ना, उसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी, लेकिन सेल का साइज एंड शेप लगभग इक्वल होगा। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन। वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है, करती है। एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल है। और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। तो सेल मेकअप्स आर टिश्यू, और सेल आपका सभी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग सेल की डिस्कवरी में जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था उनको डिस्कस करेंगे। पहले साइंटिस्ट थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहोर्क। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप। सेल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ऑब्वियस है कि सेल की डिस्कवरी से पहले माइक्रोस्कोप का ही इन्वेंशन हुआ होगा। सो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेंस। इसमें सिर्फ एक लेंस ही प्रेजेंट था, सिंगल लेंस। लेटर ऑन दूसरे जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने दो लेंसेस को यूज किया। तो ही यूज्ड टू लेंसेस। तो आपका ये माइक्रोस्कोप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इनके माइक्रोस्कोप को क्या नाम दे दिया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्योंकि दो लेंसेज लगे हुए थे तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर, मतलब कि इमेज एनलार्ज हो सके, कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने के बाद इनका क्या काम होगा? क्या उसको रखे रहेंगे इन्वेंट करने के बाद? नहीं, उसमें इन्होंने वर्क किया होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। तो इन्होंने क्या किया कि ट्री की कॉर्क को ऑब्जर्व किया। ट्री की कॉर्क को, रॉबर्ट हुक ने ट्री की छाल को, मतलब इसकी थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया इस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। तो ऐसे दिख रहा था ना, छोटे छोटे इसमें कमरे हैं, रूम्स हैं। तो ग्रीक में इन छोटे रूम्स को, लिटिल रूम्स को हम लोग बोलते हैं सेल। तो
तो इन्होंने नाम दे दिया उसको सेल। बट जो इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर डेड सेल, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। लेटर ऑन एंटनी वॉन लीवेनहोक ने फिर से डिस्कवरी की, किसकी डिस्कवरी की? अगेन ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल, लाइफ सेल को डिस्कवर किया था। सी यहाँ पे ये दोनों साइंटिस्ट हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एंटनी वॉन लीवेनहोक दिए गए हैं, राइट हैंड साइड पे रॉबर्ट हुक है। एंटनी वैन लीवेनहोक ने सिंपल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। ये आपके एंटनी वैन लीवेनहोक, ये उनका माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे सिर्फ देखिए सिंगल लेंस लगा हुआ है और इसके ऊपर की साइड देखिए निडल प्रेजेंट है, सैंपल होल्डर, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सैंपल रखा जाता था और आई से लेंस के पास से देखा जाता था, तो आपको एनलार्ज्ड इमेज दिखती थी। लेटर ऑन कौन आए? रॉबर्ट हुक आए, ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने का जो माइक्रोस्कोप था, यहाँ पे दो लेंस प्रेजेंट है, तो इनका माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एक लेंस आपका आईपीस वाला लेंस है और एक आपका लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास लगा, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। यहाँ पे स्पेसिमेन होल्डर दिया गया है, जहाँ पे आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो रखा जाएगा, स्पेसिमेन होल्डर। तो क्योंकि यहाँ पे दो लेंसेज हैं, एक आईपीस वाला लेंस है और एक ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस है, और इसका देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इस ट्री की कॉर्क को ऑब्जर्व किया। देखिए ये कॉर्क है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, दिस कॉर्क, इसकी थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया इस माइक्रोस्कोप में। तो इनको इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए, हनी बी कॉम लाइक, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कॉर्क में, ये हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखिए। देखिए आपको यहाँ पे हॉलो स्पेसेस दिख रही होंगी, हॉलो स्पेस। हम लोग वैसे भी सेल के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, तो कोई भी सेल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे तो हॉलो पार्ट दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दैट मींस है ही नहीं। तो इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया, इन्होंने कैसी सेल को डिस्कवर किया? डेड सेल को, डेड सेल को डिस्कवर किया। लेटर ऑन फिर से एंटनी वॉन लीवेनहोक ने, इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से लाइफ सेल को डिस्कवर किया, लाइफ सेल को। तो डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल को, लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया? एंटनी वॉन लीवेनहोक ने। सिंपल माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया? एंटनी वॉन लीवेनहोक ने सिंपल माइक्रोस्कोप को। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया, सॉरी इन्वेंट किया? रॉबर्ट हुक ने। एक रॉबर्ट ब्राउन भी है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने, 1 सेकेंड लिख देते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, लिविंग सेल, लाइफ सेल को, डेड सेल को इन्होंने किया था डिस्कवर, एंड न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है मैथियस स्क्लीडेन, ये जर्मन बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट मतलब प्लांट के ऊपर स्टडी करने वाले, प्लांट को स्टडी करने वाले। इन्होंने 1838 में कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन दिया? कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। लेटर ऑन कौन आए? थियोडोर स्वान, ये आपके जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में कंक्लूड किया कि जितने भी एनिमल्स हैं, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, एनिमल्स हैं वो भी आपके सेल के बने हुए हैं। तो दोनों की पॉइंट से प्लांट एंड एनिमल का एक कंक्लूजन निकला यहाँ पे, दोनों की पॉइंट थ्योरी से, जिसको इन्होंने एक साथ कंक्लूड किया सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में, इस सेल थ्योरी में बताया इन्होंने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या बताएंगे कि सेल है क्या चीज? हमने ये तो बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल के बने हुए, बट व्हाट इज सेल? तो सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी का, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट 1839 तक हमें ये नहीं पता था, 1839 या उसके आगे भी ये नहीं पता था कि कैसे नई सेल फॉर्म होती है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सो आफ्टर 14 ईयर्स एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को, इन्होंने बताया कि जितनी भी आपकी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं। ऑल सेल्स
all cells arises from pre-existing cells, pre-existing सेल्स। सो सेल थ्योरी में ये भी पॉइंट ऐड हो गया। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हो गया। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। दूसरे पॉइंट में बताया गया सेल है क्या, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक बार डायग्राम देख लेते हैं जरा। यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट की पिक्चर दी गई है। मैथियास स्क्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट, थियोडोर स्टीफन जर्मन जूलॉजिस्ट एंड रुडोल्फ वर्क्यूज जर्मन बायोलॉजिस्ट। सबसे पहले 1838 में मैथियास स्क्लीडन ने बताया कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल, आपका डायग्राम में दिया है। फिर उसके बाद 1839 में थियोडोर स्टीफन ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी के दो पॉइंट बन गए 1839 में। क्या, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सब सेल के बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 2 पॉइंट आ गए। लेकिन अभी भी हमें एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। फिर 14 इयर्स के बाद एक साइंटिस्ट आए, कौन, रुडोल्फ वर्क्यू। ये इनका दिया गया है पिक्चर, रुडोल्फ वर्क्यू। उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ग्रीक में इसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ए सोलिला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनती है। पहली वाली जो सेल होगी उसी से ही डिवीजन होगा और आगे फर्दर सेल बनेगी। तो ये 3 पॉइंट थे आपके सेल थ्योरी के, यहाँ पे दे रखे गए हैं सेल थ्योरी के 3 पॉइंट। फिर से, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और हर एक लिविंग थिंग की सेल आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल आपकी यूनिट है फंक्शन की, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनको बोलते हैं सेल थ्योरी के पोस्टुलेट या सेल थ्योरी के पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? When only single cell is capable of doing all the functions, respiration like digestion, egestion, all the physiological functions are performed by a single cell, then that particular organism is known as unicellular organism. जब आपकी एक सेल, सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है, रेस्पिरेशन भी सिंगल सेल कर रही है, मल्टीप्लिकेशन भी सिंगल सेल कर रही है, मतलब दैट मींस रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल कर रही है, एक्सक्रीशन भी सिंगल सेल कर रही है, तो सिर्फ सिंगल सेल ही वहां पे प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। साइड में एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, अमीबा, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आपके मेनी सेल से बने हुए होते हैं, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ये इंसेक्ट है, फिश यहाँ पे दी गई है, प्लांट्स हैं, ये आप हम लोग हैं, फ्लावर है, जेली फिश है, ये ऑक्टोपस है, ये सारा कुछ आपका क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे लंबी एंड सबसे बड़ी सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी है पीपीएलओ, इसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म आपके वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल उन बैक्टीरिया में क्या नहीं होती? एब्सेंट होती है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर उनमें क्या प्रेजेंट होती है? डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अभी आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल ही होती हैं, मतलब न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, एज वेल एज इसमें सेल वॉल भी नहीं होगी। तो ऐसे बैक्टीरिया को हमने सबको किसमें रखा है? माइकोप्लाज्म में, जिनको पीपीएलओ भी बोलते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये निमोनिया लाइक डिजीज को कॉज करते हैं, जो पल्मोन मतलब आपकी लंग्स की डिजीज है, इसलिए इनका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स में जो लॉन्गेस्ट सेल है इट इज नर्व सेल। नर्व सेल आपकी फिंगर टिप से पूरी बैकबोन तक जा रही है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एंड प्लांट में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ये डेड सेल होती है, फाइबर मतलब रेशे की तरह होती है लंबी सी, जो कि बोमेरिया नीविया में प्रेजेंट होती है प्लांट में। एक प्लांट है बोमेरिया नीविया, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? सबसे लंबी लेंथ वाइज स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर ऑफ बोमेरिया नीविया। सबसे लार्जेस्ट सेल इट इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग, वो भी येलो वाला पार्ट, येलो वाला जो पार्ट होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल है। स्मॉलनेस ऑफ सेल,
सेल जितनी ज्यादा स्मॉल होगी वो उतना ही इफिशिएंटली वर्क करेगी, ऐसा क्यों? सी, सेल के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल के पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। अगर सेल आपकी स्मॉल है तो ये सेल ऑर्गेनल सब पास पास प्रेजेंट होंगे, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन जो है वो रैपिडली होगा और वो फिर इफेक्टिवली वर्क भी करेंगे। तो कम्युनिकेशन जो होगा वो आपका रैपिडली होगा सेल के पार्ट्स के अंदर, न्यूक्लियस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या गोल्जी बॉडीज का, ये जल्दी जल्दी काम करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो इनका जो फंक्शन होगा वो भी इफेक्टिवली होगा। तो कम्युनिकेशन के लिए, आपका इजी कम्युनिकेशन के लिए, रैपिड कम्युनिकेशन के लिए सेल छोटी है। नेक्स्ट, सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेटर डिफ्यूजन आपका तभी पॉसिबल है जब आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वॉल्यूम से, सेल के वॉल्यूम से सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसको आगे डिस्कस करने से पहले। सपोज एक हॉल है, डाइनिंग हॉल है, सब लोग यहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं। एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो टेबल्स लगी हुई है। और एक आपका लेंथ वाइज कॉरिडोर है, भाई कॉरिडोर है पतला सा, और इसमें इस तरह से टेबल्स लगी हुई है, टेबल्स। ठीक, खाना आपका बाहर की साइड से आ रहा है, खाना बाहर की साइड से आ रहा है, तो आप ये बताइए किसको इजीली मिल पाएगा, किस वाले में आपका इजीली खाना सबको मिल पाएगा जल्दी से जल्दी, रैपिडली? तो यहाँ पे अगर आएगा तो पहले तो ये बाहर वाले के पास आएगा, फिर ये अंदर वालों को पास करेगा। सेम यहाँ पे पहले बाहर वाले के पास आएगा, फिर अंदर वालों को पास होगा। तो न्यूट्रिएंट्स, अगर ये न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं बाहर की साइड से, तो इनका डिफ्यूजन जल्दी नहीं हो पाएगा, सबको थोड़ा सा जो अंदर वाला पार्ट है उसको देर से मिलेगा। ठीक, लेकिन नेक्स्ट वाले केस में देखिए आप, अगर ये आपका इस तरह से लेंथ वाइज है, ठीक, बाहर वाली बाउंड्री ज्यादा है, बीच का एरिया कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, मतलब फूड आ रहा है, फूड मिल रहा है, तो इनको भी यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, इनको भी बाहर से डायरेक्टली मिल जाएगा, इनको भी यहाँ से मिल गया, यहाँ से। तो इस वाले केस में क्या है, अगर आप देखो इसको सेल से कंपेयर करो, तो यहाँ वाले केस में सरफेस एरिया ज्यादा है, बाहर वाला साइड सरफेस एरिया, ये बाहर वाली साइड, 1 सेकेंड, ये दिस साइड, ये तो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जा रही है, मतलब चीजें अपने आप जल्दी से पहुंच जाएंगी। और जो वॉल्यूम है वो क्या है इसका, अंदर वाला वॉल्यूम, ये वाला रीजन कम है, स्पेस कम है, ये वॉल्यूम हो गया सेम। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या है, इनर वाला रीजन ज्यादा है, ये वाला रीजन ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और जो इसका बाउंड्री है, जो ये सरफेस एरिया, ये कम है। तो डिफ्यूजन मतलब कि पासिंग द पास, मतलब यहाँ पे जो फूड पास हो रहा है किसमें इजीली पास हो पा रहा है, जल्दी से किसमें पास हो पा रहा है, ऑब्वियस है इस वाले में, सेकंड वाले में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सेल में न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन के लिए, गैसेस की, रेस्पिरेटरी गैसेस के डिफ्यूजन के लिए उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। ठीक, तो क्यों आपका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, उनको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन के लिए, जल्दी से न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हो जाए सेल के अंदर, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कैप्चरिंग एरिया ज्यादा होगा, तो अंदर इजीली चले जाएंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो सेल काम कर रही होती है, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सेल ऐसी तो थोड़ी ना प्रेजेंट है, उसके अंदर वर्किंग चल रही होगी, अगर वर्किंग नहीं हो रही दैट मींस डेड सेल है वो। तो सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन एक टाइम पे हो रही है या पर्टिकुलर टाइम पे लगातार जो भी हो रही है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। तो वो इजीली जल्दी से बाहर, चारों तरफ से बाहर चला जाएगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन जल्दी से अंदर भी आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया से। अगर कोई भी डैमेज होता है सेल के अंदर तो वो इजिली रिपेयर भी हो जाएगा, सरफेस एरिया क्योंकि कम है, सॉरी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, स्मॉल सेल है, जल्दी से काम हो जाएगा, सारे सेल के पार्ट अपने आप कम्युनिकेट कर लेंगे, उसको रिपेयर कर लेंगे उस पर्टिकुलर डैमेज को। देयरफॉर सेल को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए उसका स्मॉल होना जरूरी है, कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम से अंदर वाली स्पेस थोड़ी कम हो लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा हो। ठीक, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन जल्दी से हो जाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट जो आपका रिएक्शन चल रही है सेल के अंदर उसका वेस्ट बाहर आ जाएगा जल्दी से, रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन इनसाइड चली जाएगी सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और कोई भी डैमेज अगर हो रहा है सेल को वो इजिली रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है,
इसको आपने पीट पीट के आपने क्या किया, थिन शीट बना ली, थिन शीट, ये थिन शीट बन गई। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, कॉन्टैक्ट एरिया किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली थिन शीट का। तो इससे आपका जो सरफेस एरिया बढ़ गया तो डिफ्यूजन वाला एरिया भी तो बढ़ गया, सेम सेल के साथ भी है। अगर वॉल्यूम ज्यादा कर देंगे तो अंदर तक जाने में न्यूट्रिएंट को टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा। यहाँ पे अगर सरफेस एरिया आपका ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो आपका इजिली वो डिफ्यूज हो जाएंगे न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक वेस्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड कोई भी डैमेज होगा जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल शेप्स। सेल आपके डिफरेंट शेप्स की होती है। सेल का शेप उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनी है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम टायर का। टायर क्यों आपके रिंग शेप के ही होते हैं, राउंड क्यों होते हैं, रिंग शेप के ही क्यों होंगे, क्यूब शेप के या बॉक्स शेप के क्यों नहीं होते? क्योंकि टायर का काम क्या है, मूव कराना। मूवमेंट किसमें इजिली होगा, रिंग शेप में ही तो इजिली होगा। सेम सेल जो काम कर रही होगी तो उसी के बेसिस से सेल का शेप होगा। यहाँ पे कुछ सेल के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप क्या है। तो पहला है आपका रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। ये आपकी बाई कॉन्केव है, यहाँ पे साइड में आप देखिए ये रेड ब्लड सेल्स है। 1 सेकेंड, आरबीसी है, पेड़े की तरह है। जैसे पेड़ा क्या होता है, एक साइड से कंप्रेस होता है ना, दबा हुआ होता है, तो आप क्या करो, दोनों साइड से उसको दबा दो बीच से, तो आपका बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर है, दोनों साइड से धसा हुआ है। कॉन्केव मतलब, बाई कॉन्केव मतलब धसा हुआ सा रीजन होना चाहिए, और दोनों बाई मतलब दो। तो बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर क्यों है? अगर वो राउंड होता तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता सेल का। अगर सेल राउंड होती तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता। और इस आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा लेना। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन तो तभी ले पाएंगे ना जब इसका फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा। तो वॉल्यूम उसका कम होगा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ज्यादा होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा ही था, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ही इजिली होगा और रैपिडली होगा, ज्यादा होगा। तो रेड ब्लड सेल का काम क्योंकि ऑक्सीजन को लेना है, इसलिए उनका शेप कैसा है, बाई कॉन्केव है, सरफेस एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट है आपकी डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का एमीबॉइड शेप है, मतलब कोई भी शेप, प्रॉपर शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं, कुछ भी शेप दे दो एमीबा की तरह। एमीबा का कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता, बदलता रहता है इस तरह से। तो ये आपकी डब्ल्यूबीसीज बनी हुई है ब्लू कलर से, एमीबॉइड शेप है, डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसीज है। एमीबॉइड शेप क्यों है? सी, डब्ल्यूबीसीज का जो फंक्शन होता है, ये किसमें काम करती है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का। तो ये जहां पे ब्लड फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, नोन एज ब्लड वेसल। तो डब्ल्यूबीसीज को ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा रहना चाहिए कि बाहर की साइड ज्यादा घूमना चाहिए, टिश्यू के बीच में घूमना चाहिए? जरूरी है क्या कोई बाहर से इंफेक्शियस एजेंट आएगा तो वो ब्लड वेसल के थ्रू ही आए? नहीं ना, वो तो किसी भी टिश्यू के सेल्स के बीच में आ सकता है। इसलिए डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं कि ये ब्लड वेसल्स होते हैं जिसका एक नाम है कैपिलरी, उससे बाहर की तरफ टिश्यू स्पेसेस में आ जाती है। डब्ल्यूबीसीज टिश्यू स्पेसेस में आ जाएंगी, 1 सेकेंड, टिश्यू की सेल्स के बीच में आ जाएंगी इससे बाहर निकल के। तो इसके लिए जो इनका शेप बनाया जाता है कि स्क्वीज आउट हो जाए, जहां से इनको निकलना है। सपोज ये 2 सेल है, ये आपकी वेसल की सेल है जिससे पाइप बना हुआ है, ब्लड वेसल, जिससे आपका, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इसमें ब्लड में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज। ड्रॉ कर लेते हैं डब्ल्यूबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज। तो ये डब्ल्यूबीसीज बाहर आ सके, कैसे आती है, ये इनका थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ इस तरह से निकलता है, तो ये मूवमेंट कर रही है, एमीबॉइड डायपेडिसिस मूवमेंट होते हैं। तो ये एमीबॉइड शेप की होती है, बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू की सेल्स होंगी, वहां पे कहीं पे भी इंफेक्शन हो सकता है, तो इनका तो हर जगह मूवमेंट चाहिए, इनका, इनकी प्रेजेंस तो हर जगह चाहिए, क्योंकि इनका काम ही क्या है, प्रोटेक्ट करना बाहर वाले एजेंट से, सॉरी, बाहर वाले एजेंट से प्रोटेक्ट करना। इसलिए ये एमीबॉइड शेप की होती है, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, आप शेप को चेंज करती रहती है। नेक्स्ट है नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या होता है, ब्रेन से पर्टिकुलर ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचाना और उस ऑर्गन से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक लेके जाना। तो ये वायर लाइक में सिग्नलिंग का काम कर रही है, तो ये लॉन्ग होती है। इनका शेप कैसा है, देखिए लेंथ वाइज ये बना हुआ है, लॉन्ग होंगी। नेक्स्ट जो आपकी सेल दे दी गई है वो आपकी मसल सेल है। मसल सेल, मसल सेल का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना। आपका जो हाथ, मेरा हैंड मूव कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ से आपका बोन है, बोन थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बोन को कोई लिफ्ट कर रहा है ना, कोई पार्ट, तो यहाँ से वो लिफ्ट कर रहा है तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और फिर से अगर हम बैक साइड पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं तो वो वहां से कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो मसल्स ही मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आपके ऑर्गन है, विस्ट्रल ऑर्गन लाइक स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां पे भी मसल से बने हुए हैं वो भी। तो मसल्स में आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्ट होने की, और ये लॉन्ग होनी चाहिए। तो काम जो इनका मसल का काम है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन,
तो उसी के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग है एज वेल एज कॉन्ट्रेक्टाइल भी है। नेक्स्ट आपकी प्लांट की एक सेल यहाँ पे दे रखी गई है, गार्ड सेल। गार्ड सेल आपकी कौन सी सेल होती है, जो कि स्टोमेटा के अराउंड होती है। स्टोमेटा आपकी ओपनिंग होती है जो आपके लीव्स में प्रेजेंट होती है। इट इज अ ओपनिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। तो ये ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग है स्टोमेटा। स्टोमेटा कोई सेल नहीं है, स्टोमेटा इज जस्ट अ ओपनिंग। तो ये ओपनिंग के चारों दोनों तरफ ये दो सेल प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। दीज आर नोन एज गार्ड सेल। गार्ड सेल, इनका जो शेप है ये कैसा दिख रहा है आपको, बीन शेप। बीन शेप क्यों है, इनका फंक्शन क्या है, गार्ड सेल का फंक्शन होता है इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना, कि कब आपका गैस आए, कब पानी बाहर जाए, यहाँ पे वेपर की फॉर्म में कब ना जाए। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो बीन शेप है, तो इस तरह से इधर को ये वॉल मूव करेगी, बीन शेप की वजह से वॉल इधर को मूव करेगी और इधर की साइड मूव करेगी। तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। CO2 इजिली अंदर चली जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से O2 बाहर आ जाएगी। साथ ही साथ कौन से मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, हॉट वेदर की वजह से वाटर के। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर आना या एरियल पार्ट से प्लांट के बाहर आना, इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप डिस्कस किए हैं वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड है। तो रेड ब्लड सेल का बाइकॉन्केव, जो कि आपका ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा कर देता है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। WBC इसका एमीबॉइड है, कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है। ये आपकी ब्लड वेसल में कम रहती हैं, टिश्यू में ज्यादा माइग्रेट करती हैं, तो इनके मूवमेंट के लिए इनका एमीबॉइड शेप है। नर्व सेल का क्या काम होता है, सिग्नलिंग करना, मैसेज को कन्वे करना ब्रेन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ब्रेन। तो वो लॉन्ग होते हैं, लेंथ वाइज होते हैं। मसल सेल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करना, तो ये भी लॉन्ग होंगी, जस्ट लाइक रबर बैंड लॉन्ग होती है ना, इलास्टिक लॉन्ग होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स हो रही है। साथ ही साथ गार्ड सेल, गार्ड सेल किसको एनक्लोज करती है, स्टोमेटा को। स्टोमेटा आपके ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। CO2 अंदर जाने के लिए आपका स्टोमेटा ओपन होने चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये बीन शेप के होते हैं, तो इस बीन शेप की वजह से ये वॉल इधर को मूव करती है। जब ये पूरी स्वेलन कंडीशन में होते हैं ये सेल, तो आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेल। यहाँ पे हम लोग सेल में जो जो पार्ट्स प्रेजेंट है उसके फ्लो चार्ट को देखेंगे, एंड हर एक पार्ट के डिटेल डिस्कशन को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी हर एक सेल के में प्रेजेंट होगी, बट प्लांट के केस में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इट इज सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है इनर टू द सेल वॉल। नेक्स्ट, आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड गए सेल में, तो वहां पे लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट लिक्विड पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सेल में जो लिक्विड पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। सो आई एम ड्राइंग हियर द डायग्राम ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन हमने एनिमल सेल की बनाया, तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होगा, सेमी फ्लूइड पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। वन इज सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, जो सेल में कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। और दूसरे हैं सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स वो होंगे जिसके अंदर स्टोर हो रहा होगा कोई सब्सटेंस, वहां पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा होगा, स्टोरेज का काम करते हैं। तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर लिपिड आपका स्टोर होता है। कुछ ग्रैन्यूल्स में प्रोटीन स्टोर होता है, कुछ ग्रैन्यूल्स में आपका ग्लाइकोप्रोटीन स्टोर होता है। तो इनको हम किसमें कंसीडर करते हैं, सेल इंक्लूजन में। सेम वैक्यूल में भी क्या होता है, प्लांट में ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इस वैक्यूल में भी सब्सटेंस फिल रहता है, वेस्ट सब्सटेंस भी फिल रहेगा या स्टोरेज वाला सब्सटेंस भी फिल रहता है। तो इनको, इन दोनों को ही हम लोग सेल इंक्लूजन में कंसीडर करते हैं। और जो सेल के पार्ट फंक्शन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हमने सेल ऑर्गेनल में कंसीडर किया है। तो पहले है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड्स। आपकी सेल को जो कंट्रोल करने वाला सेल का जो ऑर्गेनल है, इट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हमने अलग से यहाँ पे लिख दिया है। न्यूक्लियस में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर भी जो सब्सटेंस फिल होगा, तो प्लाज्मा फिल है, तो इसको क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस के अंदर आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं फाइबर के फॉर्म में, प्रोटीन के साथ आपका रैप रहते हैं, तो उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका साइड में मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म बनाया था। इसके सेंटर में आपका क्या लोकेटेड है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ सब्सटेंस है, इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। वन सेकेंड, दिस वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म में आपकी यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, डेंस रीजन प्रेजेंट होता है, दिस वन इज न्यूक्लियोलस, डेंस रीजन होगा, बाउंड्री नहीं होगी, ऐसे एक घना सा रीजन होगा, और यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर क्रोमैटिन्स। इसी में ही आपका साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज इस तरह से प्रेजेंट होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पूरा न्यूक्लियस से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, छोटे छोटे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका सेल के पार्ट्स का कौन कौन से प्रेजेंट है उसका फ्लो चार्ट है। आगे के लेक्चर्स में हम हर एक पार्ट के डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।